फ्लाइट AI-171 का हर डिजिट, हर नंबर हमसे कुछ कह रहा था, या थी ये एक कॉस्मिक वार्निंग। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि उस दिन जो भी दुर्भाग्यपूर्ण हुआ उसमें पायलट्स का कोई एरर नहीं था। जो भी हुआ वो उड़ान के दौरान हुआ। हमारे पायलट्स की एबिलिटी और एक्सपीरियंस पे कोई भी डाउट नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। मेरा अगला सवाल मोहित जी आपसे है, बोइंग 787 जिसे हम ड्रीम लाइनर के नाम से भी जानते हैं, उसमें और पहले के मॉडल्स जैसे बोइंग 777 तक, दैट इज बोइंग 777 तक के एयरक्राफ्ट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? डिजाइन, टेक्नोलॉजी या परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या मेजर चेंजेस देखते हैं इन दोनों में? Ma'am, what happened was when Boeing started designing the aeroplanes, starting from 707, then series 717, 727, 737, 747, 57, 67, 777, इनकी बेसिक डिजाइन फिलोसफी ये थी कि जो हाइड्रोलिक पावर होती है मैम, जो इतने भारी भारी आपको काम करने पड़ते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कोई छोटा तो है नहीं। अगर आपको कंट्रोल करना है तो मैनुअल फोर्सेस तो आप लगा नहीं सकते इतने बड़े जहाज को कंट्रोल करने के लिए। प्लस जो लैंडिंग गियर होता है, जो सबसे हैवी पार्ट होता है, वो सबसे ज्यादा ड्रैग क्रिएट करता है फ्लाइट के बाद। जो खुद ही 500-600 किलो का तो लैंडिंग गियर ही होता है, वो सबसे ज्यादा ड्रैग देता है। उसको रिट्रैक्ट करने के लिए आपको पावर चाहिए मैम, हाइड्रोलिक पावर चाहिए। ओके। तो नॉर्मली बोइंग 777 तक फिलॉसफी ये थी कि जो आपका इंजन होता है, इंजन से ही एक गियर शाफ्ट होता है, जो उसका जो रोटेटिंग पार्ट होता है, उसी में एक्सेसरी गियर बॉक्स लगा के वहां से एक पंप लेके उस पंप के थ्रू हाइड्रोलिक को पावर किया जाता था, जो कि अराउंड 3000 PSI का प्रेशर जनरेट करता था हाइड्रोलिक को ऑपरेट करने के लिए। ओके। अब इन्होंने क्या किया, ये रियलाइज किया कि अगर मुझे एयरक्राफ्ट को वेट पेनल्टी से हटाना है, तो हाइड्रोलिक पाइपलाइंस को कम करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंजन से जो हाइड्रोलिक्स जनरेट करता था पावर, उसको कम करने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल किया। तो बोइंग 787 में जो बेसिक डिजाइन इन्होंने चेंज किया है, बोइंग 787 को इन्होंने बोला मोर इलेक्ट्रिक। इसका मतलब है अब हम इलेक्ट्रिसिटी पे रिलाई करेंगे और हम हाइड्रोलिक जो जनरेट कर रहे हैं इंजन से हम ड्रॉ कर रहे हैं। इंजन क्योंकि काफी दूर होते हैं सेंटर सेक्शन से, तो इन्होंने उस पाइपलाइन का वजन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक पंप का इस्तेमाल किया। नॉर्मली जहाज में आप देखेंगे हर जहाज में अलग अलग नॉमेनक्लेचर हो सकता है, लेकिन फिलॉसफी एक ही है। लेफ्ट और राइट इंजन दो हो गए और एक सेंटर। तो इन्होंने 3 सिस्टम रखे हैं, लेफ्ट सिस्टम, राइट सिस्टम और सेंटर सिस्टम। नॉर्मली कनेक्टेड होते इंजन से इसका वजन होता था। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सेंटर सिस्टम को ये जिम्मेदारी दे दी कि आप अंडर कैरेज को रिट्रैक्ट करें या फ्लैप्स को रिट्रैक्ट करें, और उसके लिए इन्होंने 2 पंप्स इंट्रोड्यूस किए, जिसका नाम इन्होंने रखा C1 और C2, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे मैम। तो अब जो 787 में फिलॉसफी लगाई गई, इन्होंने 2 जनरेटर रखे लेफ्ट साइड में, 2 जनरेटर रखे राइट साइड में, और जो ऑक्सिलरी पावर यूनिट होती है उसके ऊपर भी 2 जनरेटर रखेंगे। तो टोटल इनका यह मानना था कि 6 जनरेटर आर मोर देन इनफ टू पावर द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। दिस विल रिड्यूस द वेट पेनल्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट, रिजल्टिंग इन मोर कैरिंग कैपेसिटी, बिकॉज अल्टीमेटली आपके पास वेट लिमिटेशंस है, तो आप चाहेंगे कि पैसेंजर ले जाएं बशर्ते कि हम वेट बढ़ाएं जहाज का। पहली चीज तो ये हो गई। सेकेंडली, इन्होंने डिजाइन में एक ये फिलॉसफी डाली कि अगर बाई चांस आपका लॉस ऑफ टोटल इंजन हो जाता है, इंजन पावर खत्म हो गई, या हाइड्रोलिक्स फेल हो गए, या इलेक्ट्रिकल पावर फेल हो गई, तो लाइक अदर एरोप्लेन्स, इसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रैम एयर टर्बाइन, जिसका जिक्र आपको मैं बाद में कराऊंगा। रैम एयर टर्बाइन आप समझते हैं जैसे कि आप बचपन में एक चक्कर लेके चलते थे, हवा के अंगेज भागते थे, तो ऐसे से घूमता है, राइट। तो राइट साइड में फ्यूजलाज में आपने देखा होगा, वीडियोस में कई बार दिखा भी रहे थे कि एक छोटा सा डॉट था दोनों अंडरकैरेज के बीच में ब्लैक कलर का, वो दिखाते हैं रैम एयर टर्बाइन का डिप्लॉयमेंट हुआ है। ओके। तो ये रैम एयर टर्बाइन को 6 सेकंड लगते हैं डिप्लॉय होने में, उसको फुल स्पीड पकड़ने में करीब 20 से 30 सेकंड लग जाते हैं, जो कि टाइम अवेलेबल नहीं था। अब क्रिटिकलिटी बोइंग की डिजाइन की मैं जो समझता हूँ फ्लॉ ये है, उन्होंने कंट्रोलेबिलिटी को इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर प्रायोरिटाइज किया, ये एज्यूम करते हुए कि नॉर्मली इंजन फेलियर हो भी गया, अगर आप 40,000 फुट पे 35,000 फुट पे उड़ रहे हैं, तो स्पीड इतनी है, ऑल्टीट्यूड इतना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इंजन को वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादा जरूरी है एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर होना चाहिए। तो पहला चेंज तो ये हुआ। सेकेंड, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो पास्कल लॉ पे काम करते हैं। तो पहले 3000 PSI पे सारा काम होता था, अब इन्होंने बढ़ा के कर दिया 5000 PSI। प्रेशर बीइंग फोर्स अपॉन एरिया, अब फोर्स तो रिक्वायर्ड सेम है अगर आपको कोई चीज उठानी है, राइट। तो फोर्स बिकम्स प्रेशर इनटू एरिया, राइट। तो अगर आपको कोई बड़ा जैक लगा, मतलब अगर आपने फोर्स कम प्रेशर कम रखा, 3000 रखा, तो आपको जो जैक लगाना पड़ेगा बड़ा लगाना पड़ेगा।
लेकिन यही आपने 5,000 कर दिया तो वो जैक का साइज कम हो गया, उसकी वेट पेनल्टी कम कर दी इन्होंने। तो ये दोनों कुछ एक मेजर अंतर आए थे बिटवीन बोइंग जो सीरीज 777 तक था उसके बाद 787 में। But yes, I must point out here that Boeing 777's engines are significantly more powerful than a 787 engine. That means 787 में जो engine लगते हैं वो typically around let's say 73,000 pounds का thrust देते हैं, जो कि आपके एनजी इंजन होते हैं जी के उसके। और इसका जो 777 के होते हैं ट्रेंट 1000 इंजन है या जेनरल इंजन है, वो ऑलमोस्ट 1,15,000 पाउंड का थ्रस्ट देते हैं। Okay. ये चेंजेस थे। तो आपका क्या मानना है, ये चेंजेस जो हमारे ये बोइंग 787 को पुराने मॉडल से ज्यादा बेहतर बनाते हैं या फिर? मैम बेहतर इज अ पर्सपेक्टिव, वो मैम प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। ये एविएशन में 1 इन अ बिलियन पॉसिबिलिटी है कि यू हैव अ लॉस ऑफ थ्रस्ट ऑन बोथ इंजन साइमल्टेनियसली। ऊपर से और एक 1 इन अ बिलियन लगा लीजिए कि दोनों इंजन में पावर लॉस हो जाए, वो क्रिटिकल टाइम पे द एयरक्राफ्ट इज मोस्ट ससेप्टेबल ड्यूरिंग द टेक ऑफ फेज। ज्यादातर इंसिडेंट एक्सीडेंट आपके टेक ऑफ और लैंडिंग फेज में होते हैं, लेकिन टेक ऑफ फेज इज स्पेशली मोर डेंजरस बिकॉज आपके पास कंट्रोल करने के लिए स्पीड नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, both the engines are operating on maximum thrust, so should you have an engine failure on one side, the difference of power will be the maximum. That means to control the yawing motion, the sideways motion, एक इंजन चल रहा है बंद हो गया, एक इंजन फुल पावर दे रहा तो एयरक्राफ्ट घूम जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो आपको एयरोन सरफेसेस वगैरह का डिफ्लेक्शन चाहिए वो मैक्सिमम होगा, और सोचिए स्पीड भी सबसे कम है, तो यू आर इन द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ फ्लाइट। मेरा अगला सवाल भरत जी आपसे है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी प्लेन के रजिस्ट्रेशन नंबर का भी एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो सकता है आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष में जैसे कोई इंसान बॉर्न होता है तो उसकी कुंडली बनती है उसके टाइम ऑफ बर्थ से, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह से। सिमिलरली जो कोई भी प्लेन बना है वो एक प्रोजेक्ट के रूप में बनता है। 2 ही कंपनीज वर्ल्ड में बनाती हैं, एयरबस जो यूरोप में बेस्ड है और बोइंग जो यूएस में बेस्ड है। तो ऑफकोर्स बहुत जगह से पार्ट्स आते हैं, लेकिन जिस दिन हम बोलते हैं कि ये प्लेन रेडी है, कमीशन हो गया है समझ लो, तो उसका टाइम ऑफ बर्थ माना जा सकता है। तो हर प्लेन जो है उसकी एक अलग कुंडली बन सकती है, और इस पर्टिकुलर जेट की भी कुंडली, इस पर्टिकुलर जहाज की भी कुंडली बढ़नी चाहिए। दूसरा चीज नंबर्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं कुछ चीजें यहाँ इंडिकेट करना चाहता हूँ। ये फ्लाइट का नंबर था AI-171। ओके। फ्लाइट टैक्सी की है अहमदाबाद से 1:17 पे। ओके। ये सारी चीजें मैं आपको दिखा सकता हूँ। ओके। ओके, फ्लाइट तो आप देख रहे हैं इनमें 1 और 7 नंबर बहुत कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। राइट। इसके अलावा जो फ्लाइट वहां से इनफैक्ट एक और जगह पे मैंने देखा कि जब फ्लाइट लैंड की अहमदाबाद में वो 11:17 पे हुई है। ओके। राइट। तो नंबर्स जो होते हैं ये कॉस्मोस की एक भाषा है, कॉस्मोस हमसे इंटरेक्ट करती है किसी एक वे में। और अभी मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे। मोहित ने बहुत अच्छी चीज बताई। तो बोइंग के मॉडल्स आप देखो सारे 7 के साथ क्यों हैं? 707, 717, बिल्कुल बिल्कुल, 777, 777, राइट, 777। 7 नंबर का जो लिंक है वो केतु से आता है। ओके। केतु अंतरिक्ष की दिशा दिखाता है, ऊंचाई को दिखाता है। 10 ग्रहों की 10 दिशाएं अगर हम देखते हैं, ओके। 10 ग्रह नहीं बोलेंगे, बेसिकली 9 ग्रह मानते हैं और एक लग्न मानते हैं। तो 4 मेन दिशाएं हैं जिनको दिशा बोलते हैं। 4 वी दिशाएं यानी जो बीच कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच की जो दिशाएं हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, जैसे नॉर्थ आप वेस्ट दिशाएं वगैरह, कहना चाहेंगे, इनको वी बिल्कुल। दिशा बोलते हैं। ओके। ओके। और ऊपर की तरफ जो होता है उसको अनंत बोलते हैं, जिसका कंट्रोलर केतु है। केतु का ओके। नंबर 7। ओके। तो और केतु जो है लेटेंट एनर्जी को भी दिखाता है। ओके। राइट। तो लिफ्ट या ड्रैग हो सकता है। ये बोइंग ने ये नंबर कैसे अडॉप्ट किया मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो 7 नंबर बहुत अच्छे से आ रहा है इसमें। और दूसरी चीज 8 नंबर शनि से कनेक्टेड है। ओके। जो एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि 777 यानी ऑल द केतु, कंप्लीट ऑल द केतु, केतु, बिल्कुल। एंड उसका पावर सबसे ज्यादा है हम्म, क्योंकि केतु हाईएस्ट पावर दिखाता है, हाईएस्ट हीट एनर्जी दिखा रहा है। बिल्कुल। केतु जो है वो अल्ट्रा रेड इंफ्रारेड को रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी आपको 777 में दिखती है। और मेरे ख्याल से 777 एक बहुत अच्छा, बहुत सेफ, इनकी फ्लीट का मेरे ख्याल से आज तक का बेस्ट जो है वो 777 रहा है। मेरा ऐसा ओके। मानना है, ऐसे इन्फ्लुएंस हम निकाल सकते हैं। उसके अलावा 707 भी अच्छा रहा होगा, डिपेंडिंग बिल्कुल। ऑन नंबर्स को हम स्टडी कर सकते हैं। और 777
को अगर हम ऐड करें तो 2+21 आता है, और 3 नंबर आता है, 3 नंबर जुपिटर से रिलेटेड है। तो मुझे ठीक लगता है। है 777 का रिकॉर्ड बहुत सेफ रहा होगा। बट 787 जो नंबर है हम्म। उसमें शनि का जुड़ाव आ जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बोइंग को इस जहाज से रहेगी, इस मॉडल से पक्की रहेगी। तो अगर हम ऐड करते हैं इसको, आता है 22, 7+7+8 22 आता है, और 4 नंबर राहु से है। अच्छा। राइट। राहु है तो कष्ट रहेगा, चैलेंज रहेगा, अननोन प्रॉब्लम्स रहेंगी, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी, स्कैम स्कैंडल, हर चीज कुछ ना कुछ रहेगी। तो ओके। अगर आपका वीडियो बोइंग का कोई देख रहा है, मान लो, उनको इस चीज का पक्का सोचना चाहिए कि जो उन्होंने ये नंबर चूज किया इस मॉडल का, ये डेफिनेटली फ्लॉड है। और मैं बहुत श्योरिटी के साथ बोलूंगा ये चीज, कि 777 और 787 में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। और अभी हमने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट भी सुनी कि उससे पहले के मॉडल और 787 का जो मॉडल है उसमें एक चेंज आया, चेंज आया, बिल्कुल। मोर मोर इलेक्ट्रिक करके कुछ एक कॉन्सेप्ट निकाला है। जी। और जब से ये नंबर उन्होंने मॉडल लॉन्च किए हैं, तब से मुझे लगता है बोइंग को प्रॉब्लम आ रही है। पिछले काफी टाइम से बोइंग की बहुत कंप्लेंट्स सिर्फ इस मॉडल को लेके है। बिल्कुल। सिमिलर अगर हम एयरबस की बात करते हैं, तो एयरबस में इतनी कंप्लेंट्स नहीं है, उनके मॉडल 3 नंबर से हैं, जो अच्छा। कि जुपिटर का नंबर है, जुपिटर को जुपिटर का रिप्रेजेंट करता है, नंबर जैसे आपने है। बताया, यस। बिल्कुल। या तो बेसिकली जब हम नंबर्स की भाषा की बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली उसका संदर्भ है। उसको जब हम रिसर्च और स्टडी करेंगे तो ये सब चीजें निकल के आएंगी। तो 787 डेफिनेटली एक नंबर ऐसा है जो बहुत सपोर्टिव नहीं है। मोहित वैलिडेट कर सकते हैं इस चीज को। पूछना चाहूंगी, क्या आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड कि पास्ट में भी बोइंग 787 कभी भी टेक्निकल फेलियर्स या किसी और वजह से इसे अपनी उड़ान रद्द करनी पड़ी हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जो ये इंडिकेट करता है या दर्शाता है कि इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम है? आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। नॉट मेनी पीपल आर अवेयर दैट इन ईयर 2019 जापान एयरलाइंस निप्पॉन एयरवेज के साथ यही हुआ था। उनका 787 लैंड करा था जापान में, एंड आफ्टर लैंडिंग सरप्राइजिंगली सिमिलर केस हैपेंड वेयर बोथ द इंजन शट डाउन इमीडिएटली। बट चूंकि वो रनवे पे हुआ लैंडिंग के बाद, and the pilots tried everything to restart the engines, they could not restart. Finally the aircraft had to be towed out, the passengers had to be taken off, and since there was no loss of life, this incident did not get that much of publicity. ओके। But people should know that this हम्म। aircraft had displayed a similar flaw in 2019, ओके। wherein there was simultaneous loss of thrust on both engines. Luckily उस समय ये हुआ था लैंडिंग रोल पे, बिल्कुल। जो ये समझा नहीं पाए। हम्म। आइडली दे शुड हैव वर्कड ऑन दैट। बट बोइंग ने एक सर्कुलर निकाला, मैम, वो बुलेटिन निकालते हैं प्रिकॉशनरी, ओके। जिससे सब लोग कर ले। वो कहता है, वही इसका पता नहीं क्या न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस है, वो भरत आपको बताएंगे। उन्होंने एक बुलेटिन निकाला जो कहता है कि अगर इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स कंटिन्यूअसली ऑन रहे 248.5 डेज तक, ओके। 248.5 डेज तक अगर इसकी इलेक्ट्रिकल पावर ऑन रही कंटिन्यूअस, और अच्छा। आपको ये मतलब अजीब लग रहा होगा, आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि 248.5 डेज तक लगातार। पर आपको हाँ। जान के अचरज होगा कि एरोप्लेन्स आर नॉट डिजाइंड टू बी शट डाउन एंड केप्ट पावर ऑफ ऑन दी टारमैक। अच्छा। क्योंकि जो भी ऑपरेटर, जो भी एयरलाइन एयरक्राफ्ट खरीदता है, वो उससे रेवेन्यू कमाने के लिए खरीदता है, इट्स नॉट फॉर चैरिटी। हाँ। सो द इंजन, अगर इंजन शट डाउन हुआ है तो उसका ऑक्सिलरी पावर यूनिट ऑन हो जाएगा ग्राउंड पे, और क्या कहते हैं, नहीं हुआ तो उसके ग्राउंड जो है बैटरी कनेक्ट हो जाएगी उससे, जिससे कि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज हमेशा कंटिन्यूअसली चलता अलाइव। ही रहेगा। ओके। अब आपने नोटिस किया होगा इंडिगो फ्लीट में है कि आप 25 मिनट से ज्यादा अगर आपने ग्राउंड पे बिता दिया तो पायलट को नोटिस आ जाता है कि आपने 25 मिनट से ज्यादा दे लिया, अब हमें पार्किंग चार्जेस ज्यादा देने पड़ेंगे एयरपोर्ट को। ओके। इसका प्रेशर होता है। तो एरोप्लेन आर बेसिकली डिजाइन टू रिमेन इन द एयर, ओके। ग्राउंड पे आए, मिनिमम टाइम बिताए, वापस हवा में जाए। तो बिल्कुल। बोइंग ने बुलेटिन निकाला था कि अगर 248.5 डेज तक उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम चार्ज रहे, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि उसके फ्यूल शट, उसका ट्रांसफर बस फेल हो सकता है, जिससे उसके दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई साइमल्टेनियसली बंद हो जाएगी। ओके। ये बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर बता रहा हूं आपको। आई एम श्योर द इन्वेस्टिगेटर्स विल ऑब्वियसली लुक इनटू दिस आफ्टर डिकोडिंग द ब्लैक बॉक्स and going with the previous history of power up on this aircraft for so many days. But it is quite possible that the aircraft power has remained on for continuous 248.5 days, leading to power supply failure, which has cut off the fuel supply to both the engines simultaneously. And it is very, very, I'll say bad luck कि ये सबसे critical phase of flight that is just after departure हुआ होगा। तो आपके कहने का मतलब है कि ओवर यूसेज ऑफ द इंजन या ये एयरक्राफ्ट की वजह से ये टेक्निकल फेलियर आया है? मैम, ये पहली चीज तो ये है कि दीज एयरक्राफ्ट आर सो मॉडर्न
But when we say these aircraft are so modern, they are software governed, and everything regarding software is to do with electrical power, right? और वो भी AC source of power, मतलब alternating current source of power. तो AC source of power अगर continuously on होता है, तो as we read AC supply में क्या होता है मैम? The electrons will vibrate away against a point, right? This is the AC power. DC में क्या होता है? Electrons physically move करते हैं, AC में वही vibrate करते रहते हैं. As a result, what happens is that जहां पे वो, जैसे आपके समझिए घर में मास्टर कंट्रोल ब्रेकर होता है, MCB होता है, राइट? तो अगर आपके घर में मान लीजिए एक बेडरूम में आपके लाइट नहीं है, तो आप क्या करती हैं? आप देखती हैं बाकी रूम में तो लाइट है, इसका मतलब एमसीबी की प्रॉब्लम होगी, एमसीबी, हाँ, प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल, राइट? जी। सिमिलरली जहाज में क्या होता है, जो लोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो एक जगह नहीं, एमसीबी नहीं किसी पे रहता। लोड नहीं है, कुछ कुछ एक जगह होंगे, कुछ दूसरी जगह होंगे, दूसरी जगह होंगे। तो एक जो क्रिटिकल बस है जिसपे ये इंजिन्स की फ्यूल सप्लाई का लोड है, तो बोइंग ने बोला कि अगर 248.5 डेज तक कंटिन्यूअसली चार्ज रही तो उसमें आर्किंग हो सकती है। आर्किंग का मतलब है कि जब स्पार्क जंप करता है तो वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, तो वहां कार्बन आ जाता है। जैसे आप कार चलाती तो आपके स्पार्क प्लग में कई बार सफाई की जरूरत पड़ती, कार्बन आ जाता है, वो रेगमार घिस के आपके कार्बन को हटाता है मैकेनिक, और आपकी कार फिर से सप्लाई लेके काम कर देती है। तो ये कार्बन डिपॉजिट के कारण कई बार ये फ्यूल शट ऑफ वॉल्व तक, जो कि फ्यूल सप्लाई देता है इंजिन को, वो शट ऑफ वॉल्व को सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है इंजिन को, जिस कारण से बोथ द इंजिन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ फ्यूल साइमल्टेनियसली. This is the critical flaw of design. And this is to do with electrics, which Bharat will take on. How does it interplay in the astrological parlance? कर्नल भरत, आपकी इस पे क्या राय है? बिल्कुल। यस यस, डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मैं ये चीज ज्योतिष की कुंडली से बोलूं रादर देन मैं बोलूं। हम ज्योतिषीय पर्सपेक्टिव लेते हैं, और लेट मी वॉक यू थ्रू दोनों चार्ट्स का। मैं दिखाता हूं आपको। इनफैक्ट एक इन्फॉर्मेशन और मैं देना चाह रहा था कि ये उड़ान जो भरी गई थी, ये दिल्ली से जो टेक ऑफ है टाइम इसका अहमदाबाद के लिए 10:07। तो एक और 7:17 का हम वो देख रहे हैं कि कॉस्मोस हमें बहुत बार सारे बार, सिग्नल हाँ, दे रही है, कॉस्मोस हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि 1717 बार बार रिपीट हो रहा है। और एयरक्राफ्ट का जो कोड है वो AI-171 है। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। उसके अलावा जो चौघड़िया मुहूर्त है, जिस समय जो फ्लाइट दिल्ली से चली है, उस समय चौघड़िया यानी यात्रा के लिए हम वो मुहूर्त कंसिडर करते हैं। उसका नाम था उद्वेग। उद्वेग, तो वेग इज स्पीड, स्पीड, वेग इज स्पीड। उद्वेग मीन्स रॉन्ग स्पीड, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्पीड, और टू हाई स्पीड, और समथिंग टू डू विद स्पीड, ठीक है। और जब ये फ्लाइट अहमदाबाद से चली है, उस समय जो चौघड़िया है वो लाभ है, विच मीन्स दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। बट यस, वी विल से कि क्योंकि दिल्ली में ये ज्यादा देर रुका है, 9 घंटे रुका है, तो जो चौघड़िया है उसका वो दिल्ली से काउंट होना चाहिए। तो एनीवेज, मैं ज्यादा उस पर वो नहीं करके, लेट मी वॉक यू थ्रू द चार्ट्स। तो देयर आर 2 चार्ट्स आई एम गोइंग टू शो यू। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दैट ओवर हियर। 12 जून का चार्ट है ये, ओके। तो दिल्ली से रफली 9:30 मैंने दिया है, बिकॉज 9:40, और ये फ्लाइट का जो डिपार्चर है, टैक्सी वगैरह जो है इसका, वो 9:48 का टाइम है। टेक ऑफ 10:07 का है, तो मैंने जनरली 9:30 के करीब का चार्ट लिया है। तो लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस। तो अगर आप चार्ट देख पा रहे हो, जी जी, तो बिल्कुल। कर्क लगन की कुंडली है, और इसका स्वामी चंद्रमा जो है वो 6th भाव में है। छठे भाव नॉट ए में। वेरी गुड, नॉट ए वेरी गुड इंडिकेशन। बट ठीक है। आफ्टर सम टाइम एज वी चेंज द चार्ट, 10:07 पे जो चल रहा है इसमें, तो लगन जो है यहाँ से निकल रहा है, विच मीन्स कहीं ना कहीं प्लेन जो है या पायल जो भी उसका कॉकपिट है, वो बहुत अच्छे स्टेट में नहीं है। चंद्रमा जो है वो इसके आसपास कोई योग भी नहीं है। देयर कुड बी वाइब्रेशन, देयर कुड बी समथिंग जो मतलब दिल्ली से अहमदाबाद जो फ्लाइट चल रही है उसमें कुछ कंफ्यूजन, कुछ माइनर एरर, कुछ ना कुछ, मतलब बहुत अच्छा इंडिकेशन, अनहेल्दी इंडिकेशन दे रहा है। तो व्हेन यू सी हियर, और अगर ये 6th हाउस में जाता है तो लगन का स्वामी, तो उसका मतलब वो कुछ सिकनेस को दिखा रहा है। तो विच मीन्स द प्लेन व्हेन इट टुक ऑफ फ्रॉम दिल्ली वाज नॉट फुली फिट। कुछ ना कुछ उसमें एरर, कुछ ना कुछ उसमें एरर है। ओके, नाउ दीज आर द मारका स्थानास। और यहाँ पे मंगल केतु का योग है। मंगल और केतु बहुत ज्यादा एनर्जी को दिखाते हैं। मैं थोड़ी इंडिकेशन बता देता हूँ। यहाँ पे मंगल जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करता है। एनर्जी का फ्लो जो है, एनर्जी ये सप्लाई साइड की, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन साइड की एनर्जी है, डिमांड साइड की एनर्जी बोल सकते हो इसको। तो जितनी भी प्लेन में इंजन से जो पावर जा रही है, मंगल उसको दिखा रहा है। और केतु जो है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन को दिखाता है, एक एरर को दिखाता है, एक मिस्टेक को दिखाता है, सेंसर्स को दिखाता है, बहुत सारी हीट, शॉर्ट सर्किट, कुछ भी चीज को दिखाता है। तो विच मीन्स इस प्लेन में आगे चल के कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट आएगा, और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट इनहेरेंट दिख रहा है। ओनली थिंग इज कि ये अभी मैनिफेस्ट होने वाला है।
तो कुछ ना ओके। कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट जो है, क्योंकि मारक स्थान में मंगल केतु है, जब ये फ्लाइट चल रही है वहां से, तो इट इट इज शोइंग बैड इंडिकेशन। उद्वेग चौगड़िया में है, तो कुछ ना कुछ बैड ओमेन दिख रहे हैं। लगन यहाँ पे, लगन का स्वामी यहाँ पे है, राहु 8th भाव में है, राइट। कुछ ना, तो बहुत अच्छे इंडिकेशन नहीं आ रहे हैं। अच्छा। नाउ इफ आई मूव फॉरवर्ड, इस चीज को अब मैं टाइम को थोड़ा सा बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। लेट्स से कि मतलब 10 मिनट्स के बाद 30 मिनट्स हो गए, समझो। तो ये प्लेन चल रहा है अभी 10-7 पे उड़ चुका है, ओके। प्लेन 10-7 पे उड़ता है, लेट मी टेक इट टू 10-7। तो 10-7 पे स्थिति वैसी की वैसी है जैसी स्टार्टिंग हुई है इसकी, ओके। नाउ हम्म। लेट्स मूव टू, ये चेंज कहाँ होता है, तो जो इसकी स्थिति है 2-3-4, ओके। नाउ एट दिस पॉइंट 10:15 पे लगन बदलती है और सिंह राशि का लगन आ जाता है, ओके। हम्म। 10:15 पे सिंह राशि का लगन आ रहा है। नाउ इस पॉइंट पे कुछ दिक्कत जो है वो देखने को शुरू हुई मिलनी होगी। चाहिए हमें, कि कुछ ना कुछ शुरू हो गया है यहाँ पे। प्लेन का जो इंजन है, सॉरी जो कॉकपिट मैकेनिज्म है, एट अराउंड 10:15 कुछ ना कुछ एरर इसमें आता है, और पायलट्स को वो पता लगता है। इस समय शुरू हुआ है, हो सकता है मैनिफेस्टेशन कुछ देर के बाद आए, मगर कोई चीज यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, एंड दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, राइट। हम्म। दैट इज बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट यहाँ चल रहा था, क्योंकि पिछले दिन प्लेन आया, मेंटेन हुआ क्या नहीं, बट यहाँ पे वो मैनिफेस्ट हो गया, वो हम्म। फॉल्ट उसमें था। नाउ हम्म। इस चीज से हम इतना जान सकते हैं कि जो भी प्लेन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आया, जिसके कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स हमें आगे देखने को मिले हैं, दैट एक्चुअली गॉट इंट्रोड्यूस्ड एट 10:15 इटसेल्फ, ओके। अच्छा। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। बट अगर हम पायलट्स की बात करें, जो यहाँ सूर्य के हिसाब से आएगा, क्योंकि यहाँ तो गड़बड़ है, मगर लगन में पायलट्स गड़बड़ की है। अगर लगन में तो गड़बड़ है, विच मीन्स कोई फिजिकल, जो जो प्लेन का हेड पोर्शन है, जिसको हम कॉकपिट बोल सकते हैं, या लीडिंग पोर्शन, या उसका ब्रेन बोल सकते हैं, वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम 100% आई है। इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल इस समय डिफॉल्ट हुआ है 10:15 पे। या ओके। इसके बाद में मतलब 5 मिनट 10 मिनट अगर आप आगे पकड़ या लो, पीछे। 100% कुछ हुआ है। और ये चीज जब भी आगे पता लग जाए, अगर सच्चाई बाहर सच तरीके से आएगी, तो ये सामने आएगा। बट पायलट्स की अगर हम बात करें, तो पायलट्स कॉन्फिडेंट हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो लॉर्ड सूर्य जो है वो दृग्बली है, तो हम्म। ये सही उड़ रहा है। प्लेन में कोई डिफेक्ट आया है, लेकिन बिकॉज पायलट कॉन्फिडेंट हैं और दिशा सही चल रही है, मतलब कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। पायलट्स इसको मैनेज करके लेके जाएंगे। मे बी इस टाइम हम्म। तक प्लेन ने उड़ान पूरी भर ली है, रिस्क जोन से आउट है, चाहे आगे लैंड भी कर सकता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि एकादश भाव की अगर हम बात करें, तो बुध और जुपिटर यहाँ सेफली प्लेस्ड है। मगर केतु मंगल हालांकि अग्नि ग्रह है, यहाँ कुछ अग्नि रिलेटेड कुछ जो है आएगी प्रॉब्लम, जो भी आएगी। एंड जो आगे चल के हम इसके बारे में और जब इसको स्टडी करते हैं, तो जो फ्लाइट लैंड करती है अहमदाबाद में, वो 11:14 पे लैंड करती है, और 11:17 पे ये गेट पे आ जाती है। जो अराइवल है अहमदाबाद, सॉरी, हाँ, अहमदाबाद पे अराइवल है, 11:17 के करीब आता है। तो फ्लाइट पहुंच तो जाती है सेफली, क्योंकि पायलट्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं, लेके पहुंच जाते हैं। बट जो फ्लॉ है वो मैनिफेस्ट हुआ है यहाँ पे, और कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। नाउ लेट्स कम टू कि ये आगे चल के अहमदाबाद वाला अगर हम देखते हैं एंगल, कहने का मतलब, और केतु, एक चीज और बताता हूँ, केतु सैबोटाज वगैरह भी रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर कोई सैबोटाज या कोई इस चीज की शुरुआत हुई है, तो 10:17 या 10:20 के आसपास कुछ ऐसी चीज की पॉसिबिलिटी बनी है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ये अहमदाबाद की स्थिति है यहाँ पे। ये 139 के करीब है। अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, जस्ट टू टेल यू। मैं इसको 1 घंटा पीछे लेके जाता हूँ। तो ये स्थिति जो है 12:39 तक चल रही है, और एक्चुअली 12:50-52 पे ये जो लगन है ये खत्म हो जाती है। विच में जो भी हुआ है वो 10:20 से लेके, या 10:17 से लेके 12:50 तक जो कोई एरर था वो इसमें चल रहा था। अब
क्या होता है कि जैसा बताया गया कि अहमदाबाद में पायलट चेंज हुए। आई एम वेरी श्योर कि जो पायलट्स दिल्ली टू अहमदाबाद आए हैं उनको फॉल्ट पता था। क्या उन्होंने रिपोर्ट किया नहीं किया ये मुझे मालूम नहीं है, बट ये चीज इस समय तक कहने का मतलब 11-12 बजे के करीब, 11 बजे के करीब या 11:30, जो भी नए पायलट आए होंगे यहाँ पे, उनके लिए ये लगन चलेगी। विच मीन्स प्लेन में फ्लॉ था, फॉल्ट था उस समय। बट केतु क्योंकि लगन में, हो सकता है ये फ्लॉ या तो कैजुअली ले गए न्यू पायलट्स, या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, या सब कुछ सही दिख रहा था, या किसी ने रिपोर्ट दी कि हाँ भाई सारा ठीक है। और जो पॉसिबिलिटी बनती है अगर यहाँ सैबोटाज की अगर हम बात करते हैं, तो कम से कम 2 लोग कॉकपिट में आने चाहिए, जिसमें कोई सिक्योरिटी पर्सन होगा और दूसरा अंडरकवर बंदा है जिसने गड़बड़ की है, वो मैकेनिक के रूप में आया होगा। राइट, हम्म, देयर कुड बी समबडी who's looking at it from some other place। हम्म, बट इस समय तक सारा ठीक रहता है, या हो सकता है पायलट्स को पता लगता है। बट होता क्या है कि आफ्टर, लेट्स से, यू नो, ओके, यहाँ पे लगन बदल रही है, राइट, 12:50 और 12:51 पे। सो आफ्टर 12:51 फॉल्ट तो क्लियर नहीं होता, लेकिन जो नए पायलट्स आते हैं, अगर हम उनकी बात करें, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि लगन का स्वामी बुध जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है विद जुपिटर। तो डेफिनेटली इट शोज कि पायलट्स आर वेरी कॉम्पिटेंट, पायलट्स आर प्रोफेशनली वेरी गुड, दे टेक देयर प्रोफेशन सीरियसली। और उनमें एक जो है, दो की बात हम करें, 2 पायलट्स का दिखा रहा है, उसमें एक जुपिटर जैसा है, यानी जो बहुत एक्सपीरियंस्ड और एल्डरली हैं, बहुत ही नॉलेज है उनको, और बुध भी नॉलेज को दिखाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो फॉल्ट या फ्लॉ है वो अभी, इफ यू सी, ये दोनों ग्रह द्वादश भाव में चले गए। ये एक डेंजरस भाव है, ये बनता है। तो बहुत ज्यादा जो यहाँ पे, और ये यहाँ अगर हम देखते हैं, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट ओवर हियर, कि 12:51 या 12:52 पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, मंगल केतु यहाँ पे एरर प्रेजेंट है और वो द्वादश भाव में है। शुक्र जो कि एक मारक है और हाइड्रोकार्बन्स को रिफ्लेक्ट करता है, वो अष्टम भाव में है, और ये 9th और 2nd भाव का स्वामी भी है। तो कुछ ना कुछ शुक्र रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि जो शुक्र है वो स्पेंड हो गया, यानी अगर हम जहाज की बात करें, उसका खाना पानी, उसका फ्यूल जो है वो स्पेंड हो रहा है या ब्लॉक हो रहा है, आ नहीं रहा। कुछ हम्म, प्रॉब्लम जो है वो, जो आगे चल के प्रॉब्लम आने वाली है, वो शुक्र रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है। मगर कॉन्सिक्वेंस वो किसका है, वो इसका है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का, हाई हम्म, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का। तो बेसिकली मेरा मानना है कि कोई एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो आया है, उसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज की है जिसकी वजह से जो फ्यूल टैंक से फ्यूल आना था वो कहीं शट डाउन हो गया, या इनएडिक्वेट आ रहा है, या वो टोटली शट डाउन हो गया, और वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। हाउएवर वो दिल्ली टू अहमदाबाद के बीच में मैनिफेस्ट हुआ, हम्म, शायद उसको ध्यान नहीं दिया गया, और हो हम्म, सकता है जो पाइपों, और 139 पे जब टेक ऑफ हो रहा है तो पायलट्स खुश हैं, हैप्पी हैं, दे आर हम्म, क्वालिफाइड, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, राइट, बट ओनली प्रॉब्लम इज कि एक कुछ एरर है जो ओवरलुक हो गया यहाँ पे। ओके, राइट, यहाँ तो वो ठीक नहीं कर पाई, क्या हुआ है, बट हम्म, प्लेन बीमार है, क्योंकि ट्वेल्थ ठीक हाउस है। shows 12th house also shows sabotage, secret enemies। अच्छा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि किसी ने सैबोटाज किया हो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और उसने कैलकुलेटेड सैबोटाज किया है कि जब ये प्लेन यहाँ से टेक ऑफ करे तो उसमें फ्यूल ऑलरेडी इतना कम हो कि वो कंट्रोल ना ले पाए, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का। अगर वो किया गया तो कैलकुलेटेड है, क्योंकि केतु ऑल्सो शोज कैलकुलेशन वगैरह, ओके, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, डेटा, अंडरकवर एजेंट। तो सीक्रेट हाउस में सीक्रेट बंदा बैठा हुआ है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं किसी ने सैबोटाज किया है। ओके, तो बाकी अदरवाइज पायलट्स की अगर हम बात करें, तो लगन और लगन का स्वामी अगर 10th हाउस में, जो कि एक बहुत अच्छा ग्रह है जो स्वर्ग को दिखाता है, विच मीन दे वर फुल्ली कॉम्पिटेंट एंड दे न्यू देयर जॉब वेल, एंड इन एयर दे कुड हैव डन वेरी वेल। सो आई विल स्टॉप हियर।